पार्षद जो हैं वो जिंदगी में कभी राजनीति में सक्रिय नहीं थे, अपना टेंट हाउस चलाते थे, अपना व्यापार कर रहे थे। विजय बघेल जी की जिस दिन यहाँ पर संपर्क रैली थी, उस दिन वो जीप के सामने खड़े होकर उनके पिताजी चिल्लाने लगे कि ऐसे आदमी को आप अपने साथ क्यों रखे हो। तो उनको तकलीफ हर जगह जो है वो व्यक्तिगत है, और उस व्यक्तिगत तकलीफ के चलते राजीव चौबे को अगर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो राजीव चौबे खुले हृदय से स्वागत करता है। जो है तथ्य खुल के स्वीकार करूंगा, क्योंकि सब कुछ कागज में, आपसे झूठ बोल के मैं उसको प्रमाणित ना हो सके ऐसा कर ही नहीं सकता। वो प्लाटें बिकी ना, प्लॉट बिके हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। आपने कितने प्लाट बेचे? नरेंद्र मोदी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कोई आरोप नहीं लगा। नरेंद्र मोदी 12 साल से प्रधानमंत्री है, कोई आरोप नहीं लगा। इंदिरा गांधी 15 साल प्रधानमंत्री रही, कोई आरोप नहीं लगा। जनता जब चुन रही है तो मैं चुना जा रहा हूं। जनता जिस दिन नहीं चुनेगी मैं नहीं रहूंगा, जिसको चुनेगी वो रहेगा। दूसरी बात, ये आज 2 करोड़ रुपए की जलकर की राशि की बात करते हैं बकाया की। 100 करोड़ रुपए मेरा नगर निगम से लेना बकाया है। आज जो टीआई मॉल से लेकर सूर्य विहार के गेट तक की जो रोड है वो संस्था की जमीन में बनी है ना। क्या बात करते हैं, वहाँ तो वो रोड जो है पटवारी रिकॉर्ड में आप जाके देख लीजिए, संस्था की जमीन है, ना तो उसको अधिकृत किया गया है, ना ही उसका मुआवजा दिया गया है, और नगर निगम ने अपनी गुंडागर्दी तानाशाही के साथ उसमें सड़क का निर्माण कर। देखिए, आप बार बार बात करते हैं पार्षद के आरोपों की। पार्षद हमेशा पीठ पीछे ही क्यों आरोप लगाते हैं, सामने क्यों नहीं आते? आज 2 बार यहाँ पर बैठक हो गई जनता की, 1000 पब्लिक एक बार थी, कल 250 पब्लिक यहाँ पर थी। लोग कहते हैं कि आप आइए और जितने आरोप हैं आप लगाइए, और उनके जो भी जवाब होंगे अध्यक्ष देंगे, और जनता उसको निराकृत करिए। आपने भी तो प्रयास किया था। नहीं, मैं तो कल फोन लगाया तो पार्षद क्यों सामने नहीं आ? क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है, उनके पास दस्तावेज नहीं है, उनके पास प्रमाण नहीं है, और उनके पास झूठे आरोपों के अलावा कुछ है नहीं। वो जानते हैं कि उनकी हर आरोप का जवाब मेरे पास है, और उनके जितने भी आरोप हैं सब असत्य हैं, अप्रमाणित हैं, गलत हैं। हमारे चैनल पर एक खबर प्रसारित की गई थी जिसमें स्मृति नगर गृह निर्माण सोसाइटी के जो अध्यक्ष है राजीव चौबे जी, उस पर कई सारे आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे थे। हमने भी कहा था, और जो यहाँ के पार्षद है मुकेश अग्रवाल जी वार्ड नंबर 2 के, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं। अन्य खबरों में भी आपने देखा होगा, अन्य अखबारों में देखा होगा, राजीव चौबे जी पर कई सारे आरोप लगे हैं। अभी हमारे साथ स्मृति नगर गृह निर्माण सोसाइटी के अध्यक्ष राजीव चौबे जी उपस्थित हैं। इनसे कुछ सवाल जवाब होंगे। हमने पिछले बार भी एक खबर बनाने का प्रयास किया था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण वो खबरें प्रसारित नहीं हो पाई थी। फिर से दोबारा हमने इनसे समय लेकर इनसे बातचीत करने का प्रयास किया है। चौबे सर नमस्कार। पहले तो सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्कृष्ट भारत। सर, ये वही जगह है जिस जगह पर हमने आकर पार्षद जी से सवाल जवाब किए थे। उनके जो आरोप थे उनको हमने दिखाया था। थंबनेल पर भी हमने लिखा था, इस प्लाट को खा गए यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था। लिखने का मूल उद्देश्य ये रहता है कि क्लिक है उस पर जी, जो मेन रहता है। उसके अंदर क्या है उसके बाद लोग देखते हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। आप सेंसेशन क्रिएट करते हैं। चलिए चलिए ये जो सबसे पहले ये गृह निर्माण सोसाइटी जो है, इसका अध्यक्ष आप पिछले 18 सालों से हैं। उससे पहले जो ज़मीन बिकी वो किसने बेची, या अभी भी जो ज़मीनें या गृह निर्माण सोसाइटी की जो बिकी वो किसने बेची? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये गृह निर्माण सहकारी संस्था है, इसका काम ही जमीन बेचना है। अध्यक्ष जमीन नहीं बेचेगा तो करेगा क्या? विषय ये है कि कोई भी कॉलोनी बनती है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से एक उसका अभिन्यास अनुमोदित करवाया जाता है। उसमें भूखंडों की संख्या जो है वो निश्चित होती है, आवासीय भूखंडों की। उसके अतिरिक्त अगर कोई व्यय होता है तो वो विधि विपरीत माना जाता है। नगर निगम ने जो आदेश पत्र दिया है, जैसा कि आपने बताया था कि राजीव चौबे पर आरोप लगे, नगर निगम ने कहीं पर भी राजीव चौबे पर विक्रय का आरोप नहीं लगाया है। उसमें लिखा है कि तत्कालीन अध्यक्षों ने, मैं तो वर्तमान अध्यक्ष हूँ, आज भी मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ, तत्कालीन अध्यक्षों ने अपने अपने कार्यकाल में कुछ विक्रय किए। इस चीज़ को, इस तथ्य को हमने कभी भी अस्वीकार नहीं किया है। ये तो जो प्रमाणित तथ्य है, ये हुए हैं, विक्रय हुए हैं। लेकिन सरकार ने जो नियम बनाया है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट बनाया है, उस एक्ट में यदि किसी कॉलोनाइजर से कोई गलती होती है तो उसको भूल सुधार करने का और लेआउट में संशोधन की व्यवस्था उसमें है, अधिनियम में। और उस अधिनियम की धाराओं के तहत जब मैंने देखा अपने कार्यकाल में कि कुछ 40-39 भूखंड जो ऐसे हैं जो लेआउट में नहीं है। देखिए, अब लेआउट में नहीं होने का भी एक बहुत बड़ा ये होता है कि 165 एकड़ ज़मीन किसानों से क्रय की गई, और इसको डेवलप करने के पूर्व, रोड रास्ता बनाने के पूर्व पहले लेआउट बनाया गया। उस लेआउट के अनुसार रोड रास्ता बनता। पहले रोड रास्ता बना के तो लेआउट नहीं बन सकता था। तो कागज़ में जब लेआउट बनता है, हमने कागज़ में एक अनुमानित लगाया कि इस सड़क में ये दोनों तरफ 20-20 प्लॉट हैं। जब वास्तविकता धरातल पे जब आए तब देखा कि वहाँ पर 22-22 प्लॉट निकल रहे हैं, 2-2 प्लॉट अतिरिक्त निकल रहे हैं। उन भूखंडों का विक्रय तत्कालीन अध्यक्षों ने कर दिया। आवासीय क्षेत्र में आवासीय भूखंड ही थे,
उनका कोई उपयोग ओपन लैंड के रूप में नहीं था, कुछ एक ओपन लैंड भी हुए हैं। जो है तथ्य खुल के स्वीकार करूंगा, क्योंकि सब कुछ कागज में है। आपसे झूठ बोल के मैं उसको प्रमाणित ना हो सके ऐसा कर ही नहीं सकता। वो प्लाटें बिकी ना? प्लॉट बिके हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। आपने कितने प्लाट बेचे? मेरे कार्यकाल का कोई प्लॉट नहीं है इस प्रकार का। मेरे कार्यकाल का कोई भी भूखंड लेआउट से बाहर का नहीं है। तो जो 39 भूखंड बिके, उन भूखंडों को उस लेआउट में समाहित करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में जो प्रावधान है धारा 30 का में संशोधन के, उसके तहत मैंने आवेदन किया कि पुराने सारे जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार हो जाए। उसका एक कारण और भी था, जो लेआउट बना उसमें जितने भूखंडों की संख्या थी वो पूरे भूखंड भी जो नंबर डले हुए भूखंड है वो भी मौके पे नहीं पाए गए। तो नंबर डले हुए भूखंड है आपके पास, लेकिन मौके पे वो भूखंड नहीं है, दूसरी जगह बन रही है। तो उस प्रकार का विक्रय हुआ है, उसको सुधार करने के लिए हमने दिया। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये जगह पर एक मैरिज पैलेस या फिर पार्टी का कुछ भवन बना हुआ है, क्या इसका अनुमति लिया गया है आपके द्वारा? नहीं ली गई। चलिए, ये आप स्वीकार कर लिए? स्वीकार करते हैं। इसीलिए जो सरकार का जो नियम है, नियमितीकरण की प्रक्रिया सरकार ने जो जारी की वो इसीलिए की कि अगर किसी से कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसको सुधार की नियमित। आपने लेआउट परमिशन ले लिया, बिल्डिंग परमिशन, बिल्डिंग कंप्लीशन ले लिया, तो नियमितीकरण की आवश्यकता क्यों? नियमितीकरण का नियम ही क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि ऐसी जितनी भी भूलें हुई हैं उनको सुधारा जा सके। तो उस नियमितीकरण के नियम में हमने बाकायदा शुल्क जमा करके इसको नियमित करने के लिए आवेदन दिया। लेकिन हुआ क्या नियमितीकरण? वो नियमितीकरण की सारी प्रक्रिया रुक गई है, कोई भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। तो उसमें देखिए, उसमें क्या होता है, यदि वो अस्वीकृत कर देते इसको, इस अस्वीकृत भी नहीं किया गया आज के दिन। जिस दिन वो अस्वीकृत करेंगे, कमिश्नर के यहाँ अपील का प्रावधान है, उसके बाद वो अपील खारिज होती है तो ऊपर अपील का प्रावधान है। उसके बाद अंततः अगर वो खारिज हो जाती है तो जो सरकार को करना वो कर सकती है। लेकिन वर्तमान में नियमितीकरण में इसका आवेदन लंबित है, और इसके पहले भी नियमितीकरण जब पहले हुआ था तो उस समय भी हमारे कुछ उसको अस्वीकार किया गया, जिसको हमने कुछ हमारे जो भवनों के नियमितीकरण का हमने दिया था, तो हमने कमिश्नर के यहाँ लगाया और कमिश्नर ने उसमें आदेश किया और उसको स्वीकृति के लिए निर्देशित किया। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो बनी हुई है, इन प्रकार की भूल चूकों को सुधारने के लिए बनी हुई है। रही बात इस उद्यान की, ये ओपन लैंड है। ओपन में मात्र 2500 स्क्वायर फीट में एक कम्युनिटी हॉल का निर्माण हुआ। कम्युनिटी हॉल किसके लिए है? ये संस्था के सदस्यों के लिए है। इसमें जो भी फंक्शंस होते हैं वो संस्था के सदस्य, 1200 लोग हैं उनके लिए, और ये उनकी सहमति से। तो जमीन के मालिक कौन है? हमको शासन से 1 इंच भूमि नहीं मिली है, ना 1 पैसे का अनुदान मिला है। इस जमीन के मालिक कौन है? 1200 सदस्य हैं। 1200 सदस्यों की सहमति इसमें है, और नियमितीकरण का जो सरकार का प्रावधान है उसके तहत हमने नियमितीकरण का। लेकिन आयुक्त का कहना है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के काम, जैसे कि सड़क, पानी टंकी, मतलब जो पानी टंकी भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है और सड़कें गवर्नमेंट के पैसे से लगे हैं, ऐसा निगम आयुक्त का कहना है। तो फिर ये पूरे पैसे सरकार किसकी है? हमारी सरकार हमारी है, हमारे आपके वोट से बनाई। देखिए, मैं उसको बताता हूँ आपको। 2 स्थितियाँ होती है। नगर निगम 2 तरीके से काम करता है। एक तो वो विकास करता है निगम मद से, जो निगम के पास राशि होती है उससे वो विकास का काम करता है, और जब निगम मद में राशि नहीं होती तो शासन से स्वीकृत राशि जो है उससे विकास करता है। नगर निगम भिलाई द्वारा आज तक इन सड़कों के लिए कोई प्रस्ताव बना के शासन से स्वीकृति मांगी गई है तो नगर निगम बताए। ये जो सड़कें बनी है निश्चित रूप से शासकीय निधि से बनी है, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन, और वो कागज मैं आपको भी ऑफिस में चल के दिखाऊंगा, कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगा जिसका प्रमाण मेरे पास ना हो। पूरा डॉक्यूमेंट प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, मेरे पास प्रमाण रखा हुआ है। मैं डॉक्टर रमन सिंह के पास गया, उनको मैंने बताया कि ये स्थिति है, ये सोसाइटी है, मध्य प्रदेश की अविभाजित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सोसाइटी है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सोसाइटी है। यहाँ नगर निगम विकास के कार्य नहीं करता। प्रॉपर्टी टैक्स हर आदमी से लेता है, और प्रॉपर्टी टैक्स पटाने में पूरे भिलाई में स्मृति नगर पहले नंबर पर है। थोड़ा बातों को जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। आरोप कई सारे हैं। आप 18 साल से अध्यक्ष आप ही क्यों बनते आ रहे हैं? हालांकि आप भी चुनाव के माध्यम से ही आपने अध्यक्ष बना, लेकिन जो आरोप लग जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कोई एक व्यक्ति ही 18 सालों से अध्यक्ष बनते हुए रहे? ज्योति बाबू 25 साल तक मुख्यमंत्री बने, कोई प्रश्न नहीं उठा। नरेंद्र मोदी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कोई आरोप नहीं लगा। नरेंद्र मोदी 12 साल से प्रधानमंत्री है, कोई आरोप नहीं लगा। इंदिरा गांधी 15 साल प्रधानमंत्री रही, कोई आरोप नहीं लगा। जनता जब चुन रही है तो मैं चुना जा रहा हूँ। जनता जिस दिन नहीं चुनेगी मैं नहीं रहूंगा, जिसको चुनेगी वो रहेगा। सवाल ये कि वोट कौन दे रहा है? जनता दे रही है। जनता दे रही है, ठीक। चुनाव कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है। तो इसमें ये प्रश्न जो है वो आप जनता के ऊपर, आप पहले भी देख चुके हैं। स्मृति नगर की जनता किसके साथ है ये प्रमाणित तथ्य है, इसको किसी को बताने नहीं। कल हमने आया था यहाँ पर, आपको एक चीज़ बता दें, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो कुछ अपना भी पक्ष में रख देता हूँ, हो सकता है कई लोगों को बुरा लग जाता है। होता ये है, कल जैसे मैं यहाँ आया, आपके पास में लगभग मैं देखा 150 से 200 लोग यहाँ पे उपस्थित थे। लगभग वीडियो में चला भी दूंगा, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में। लेकिन जब हमने पार्षद जी से बात करने का प्रयास किया कल, तो 3 बार हमने कॉल किया और फ़ोन रिसीव नहीं किए। हमने उनसे ये भी बात की, कल नगर निगम में जो आम सभा जो लगा हुआ था उसमें उनसे बताया कि आप लोग डिबेट कर लीजिए। उन्होंने मना कर दिया डिबेट में आने से।
अब क्योंकि उनका ये जो आरोप था और खबरें चल रही थी तो हमने उनके पक्ष को दिखाया था, ये पक्ष रुका हुआ था, वो भी टेक्निकल इशू था, आप जान रहे होंगे, 1.5 घंटे का वीडियो बना हुआ था तो हम नहीं चला पाए। अब इस पर क्या बोलेंगे आप, क्योंकि उनको तो आना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर। उनको स्मृति नगर के लोगों ने उस दिन, कल आपने 250 लोगों को यहाँ देखा, उस दिन उसके पहले जो बैठक हुई थी वो इसी जगह पर हुई थी, उसमें 780 हस्ताक्षर हैं और बहुत से लोगों के हस्ताक्षर नहीं हुए, लगभग 900 साढ़े 900 व्यक्ति यहाँ थे। कल त्यौहार की वजह से कुछ कम आए तो उनके लगातार मेरे पास संदेश आते रहे। मेरा कहना ये है कि पार्षद, उनके पिताजी, उनके ताऊ जी, ये पार्षद के पिताजी यहाँ हमारा अनशन में बैठ गए थे। यदि उनका पक्ष मजबूत होता, संस्था का एक सदस्य, मतलब 2 उनके, एक तो पारिवारिक रिश्तेदार मनोज अग्रवाल जी, एक कमलेश देवांगन जी और एक वर्मा जी, तो उन 3 ये और 3 उनके अतिरिक्त 6 लोगों के अतिरिक्त उनके पक्ष में कोई नहीं था। मेरे पक्ष में अगर 250 लोग भी आ रहे हैं तो उन 6 से कई गुना ज़्यादा है, और उसके पहले 1000 लोग आए थे। और आने वाले 28 तारीख को जिस दिन हमारे यहाँ मशाल जुलूस निकलने का प्रस्ताव, ये सदस्यों, और सबसे बड़ी बात, ये बैठक मैंने नहीं, सदस्यों ने बुलवाई है। जो भी बैठक थी वो सदस्यों द्वारा बुलवाई गई है। अच्छा, पार्षद जो इतना आप पर आरोप लगाते हैं, कल हमने माइक पर सुना, कुछ रिकॉर्ड भी हो गई, लेकिन जो पार्षद पर आप कुछ बातों को का जिक्र कर रहे थे, पुरानी बातों को लेकर, थोड़ा सा एकदम संक्षिप्त में अगर बताएंगे तो लोग ये समझेंगे कि भाई आखिर पार्षद बार बार आरोप क्यों लगा रहा है। ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिएगा। ये सारा कुछ व्यक्तिगत है, सारा कुछ व्यक्तिगत है। देखिए, सबसे पहली बात ये, जो आरोप लगाए जाते हैं ना कि सड़कें बेच दी गई, गार्डन बेच दिए गए, तो एक भी रजिस्ट्री राजीव चौबे के हाथ के दिखाइए कि ये मैंने बेची। दूसरी बात, पवन अग्रवाल जो पार्षद के पिताजी सुरेश अग्रवाल के सगे बड़े भाई हैं, पार्षद के ताऊ जी हैं, वो जिस मकान में रह रहे हैं वो रोड की ज़मीन है, अवैध रूप से विक्रय किया गया था, जिसका प्रकरण आज भी उच्च न्यायालय में लंबित है। पहली नाराजगी उस बात की। दूसरा, एक शिकायत उनके विरुद्ध किसी ने की थी सहकारिता विभाग में, मेरी कोई भूमिका नहीं, सहकारिता विभाग ने उसकी जांच की, जांच में दोषी पाया गया कि उन्होंने 1 भूखंड का पैसा दिया था और 2 भूखंड उनके नाम पटवारी रिकॉर्ड में उस दिन तक मौजूद थे जिस दिन शिकायत हुई और जिस दिन जांच हुई। तो उनसे पूछा गया कि आपने एक का पैसा दिया, 2 आपके पास कैसे हैं? कोई सही जवाब नहीं दे पाए। जो सहकारिता विभाग के अधिकारी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाई और संस्था को उप पंजीयक ने निर्देशित किया कि विधिवत अनुरूप कार्रवाई करें। हमने पुलिस को सूचना दे दी, उनके बड़े पिताजी गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, उसके बाद उनके ऊपर प्रकरण चला और बेनिफिट ऑफ डाउट मिलते हुए वो बरी भी हो गए और अब मामला उच्च न्यायालय में। तो इस बात का उनको क्षोभ है कि वो उस समय जो मेरे से सहयोग प्रत्यक्ष चाहते थे, फायदों में छेड़छाड़ के, वो मैं नहीं कर किया और नहीं कर सकता था। दूसरी बात, इसके बाद पार्षद जो हैं वो जिंदगी में कभी राजनीति में सक्रिय नहीं थे, अपना टेंट हाउस चलाते थे, अपना व्यापार कर रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता इस जगह से हूँ। उस चुनाव में, पिछला जो नगर निगम का चुनाव हुआ, मैंने भी टिकट मांगी, उन्होंने भी टिकट मांगी, टिकट उनको मिल गई। मेरे ऊपर स्मृति नगर के लोगों का दबाव था, मेरे घर में कम से कम 200-250 आदमी घर आ गए कि आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि संस्था की आवाज़, स्मृति नगर की आवाज़ नगर निगम में नहीं पहुँचती। और देखिए, आप 5-5 मैंने बताया लिटिगेशन रिट जो पेंडिंग है नगर निगम के खिलाफ उच्च न्यायालय में, तो हमारी वो आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप हमारे प्रतिनिधि बन के नगर निगम में जाइए। मजबूरी में मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। उस चुनाव के चलते जो पार्षद, जो भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड से 2700 की लीड विधानसभा में, लोकसभा में लेती थी, पार्षद चुनाव में अगर वो 1600-1700 की लीड होती थी, वो मात्र 17 वोट से जीते। 70 वोट से जीते, मात्र 70 वोट से वो जीते। उस बात का भी उनको क्षोभ है कि मैंने चुनाव लड़ा। मैं चुनाव जनता के कहने पर लड़ा था, मुझे इस बात की कोई हानि नहीं है। मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया, बाद में मेरा निष्कासन रद्द हुआ, मैं वापस पार्टी में आया, लोकसभा विधानसभा में मुझे दायित्व मिला। उस बात की भी उनको तकलीफ है कि पूरे लोकसभा चुनाव में मुझे बूथ प्रबंधन समिति का प्रभारी बना दिया पूरा 9 विधानसभाओं के लिए। इसकी आपत्ति उन्होंने पार्टी कार्यालय में दर्ज की, दुनिया जगह। विजय बघेल जी की जिस दिन यहाँ पर संपर्क रैली थी, उस दिन वो जीप के सामने खड़े होकर उनके पिताजी चिल्लाने लग गए कि ऐसे आदमी को आप अपने साथ क्यों रखे हो। तो उनको तकलीफ हर जगह जो है वो व्यक्तिगत है, और उस व्यक्तिगत तकलीफ के चलते राजीव चौबे को अगर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो राजीव चौबे खुले हृदय से स्वागत करता है। जो नुकसान पहुंचाना है पहुंचाइए, लेकिन 1200 सदस्यों के अधिकारों पर अगर आप कुटाराघात कर रहे हैं तो ये अपने स्वार्थ में अंधा होकर आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आगे भी आपको चुनाव लड़ना है, आगे भी आपको राजनीति करनी है, तो जनता के साथ इतना बुरा मत करिए कि जनता आपका साथ ना रहे। आप पर एक और आरोप लगते हैं, आपने कॉलोनाइजर लाइसेंस को रिन्यूअल नहीं कराया। देखिए, ये क्या है? 2016 में कॉलोनाइजर लाइसेंस का जो नवीनीकरण ड्यू था, नियत तिथि में हमने 30,000 रुपये उसका शुल्क और 10 लाख की बैंक गारंटी जमा कर दी। नवीनीकरण उनकी तरफ से नहीं हुआ, और वो अपने आदेश में खुद ही बता रहे हैं कि अध्यक्ष के खिलाफ फलाना ढिकाना FIR था, इस कारण नहीं हुआ, और FIR भी झूठा निकल गया। अब वो बताएंगे कि क्यों नहीं किया उन्होंने। मैंने अगर नियत तिथि में राशि जमा नहीं की होती, आवेदन नहीं किया होता, तब वो कहते कि मैंने नहीं कराया। मैंने आवेदन दिया, उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, ये आज 2 करोड़ रुपए की जलकर की राशि की बात करते हैं बकाया की। 100 करोड़ रुपए मेरा नगर निगम से लेना बकाया है। आज जो TI मॉल से लेकर सूर्य विहार के गेट तक की जो रोड है वो संस्था की जमीन में बनी है ना। क्या बात करते हैं, वहां तो वो रोड जो है पटवारी रिकॉर्ड में आप जाके देख लीजिए, संस्था की जमीन है, ना तो उसको अधिकृत किया गया है, ना ही उसका मुआवजा दिया गया है, और नगर निगम ने अपनी गुंडागर्दी तानाशाही के साथ उसमें सड़क का निर्माण कर दिया है। कौन से रोड की बात कर रहे हैं? जो मॉल का जो चौक है वहां से लेकर सूर्य विहार के गेट तक, मॉल के सामने जो रोड जा रही है, मॉल के सामने जो रोड है, जिस दिन
हम अपनी जिद पे आ जाएं, दुनिया के कोई कोर्ट नहीं रोक सकता। मैं उसमें बैरिकेडिंग करके ब्लॉक करके उसको बंद कर दूंगा। सूर्यविहार वालों का आना जाना बंद हो जाएगा कि वो जमीन संस्था की है और हाई कोर्ट में उसका भी रिट पेंडिंग है। हम गए हैं उसके मुआवजे के लिए। तो मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है? मुआवजा दिया ही नहीं है। 10 बार आवेदन दिया, जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तब हम हाई कोर्ट गए। पहले तो आपसे परमिशन लिया जाएगा ना, उसके कोई बाद परमिशन नहीं लिया गया। कोई दिखा दे नगर निगम ने हमसे कोई परमिशन लिया तो दिखाए नगर निगम। दादागिरी के साथ सड़क बनाई गई। देखिए, आप बार बार बात करते हैं पार्षद के आरोपों की। पार्षद हमेशा पीठ पीछे ही क्यों आरोप लगाते हैं, सामने क्यों नहीं आते? आज 2 बार यहाँ पर बैठक हो गई जनता की। 1000 पब्लिक एक बार थी, कल 250 पब्लिक यहाँ पर थी। लोग कहते हैं कि आप आइए और जितने आरोप हैं आप लगाइए और उनके जो भी जवाब होंगे अध्यक्ष देंगे और जनता उसको निराकृत करिए। आपने भी तो प्रयास किया था। नहीं, मैं तो कल फोन लगाया तो पार्षद क्यों सामने नहीं आ? क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है, उनके पास दस्तावेज नहीं है, उनके पास प्रमाण नहीं है और उनके पास झूठे आरोपों के अलावा कुछ है नहीं। वो जानते हैं कि उनकी हर आरोप का जवाब मेरे पास है और उनके जितने भी आरोप हैं सब असत्य हैं, अप्रमाणित हैं, गलत हैं। डिबेट करने से उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था जो ना मैंने तो मना नहीं किया। मैं तो हमेशा तैयार हूं किसी भी मंच पे, किसी भी फोरम में। आपके सामने, मीडिया के सामने नहीं आना चाहते तो स्मृति नगर की जनता के सामने आके कर लें, बंद कमरे में कर लें, कहीं भी करें, लेकिन करें तो सामने तो आए। नहीं, उन्होंने तो मना कर दिया है। जलकर जो बचे हुए हैं अवशेष लगभग 2 करोड़, वो कौन पटाएगा? कोई नहीं पचा है। जलकर का विवाद उच्च न्यायालय में रिक्त है। आपको अभी दिखा देता हूं प्रत्यक्ष कृम प्रमाणम। मैंने पहले बताया कि वीडियो चल चुका है, आप देख चुके हैं। जिस दिन नगर निगम ने प्रबंधन अपने हाथ में लिया, हमने अपनी पानी टंकी बंद की। 271 कनेक्शन को नगर निगम पानी देता है। आयुक्त यहाँ खड़े हो जाए, लोग यहाँ खड़े हो जाए, प्रमाणित कर दे कि उससे ज्यादा पानी देता है। जो होगा वो दिया जाएगा। लेकिन जब 700 से अधिक कनेक्शन को संस्था खुद अपने स्रोतों से पानी देती है और बोर का पानी जा रहा है, 271 लोगों को शिवनाथ नदी का फिल्टर का पानी मिल रहा है और शेष 750 लोगों को मिल रहा है कौन सा पानी? बोर का पानी। जो संस्था, अगर ऐसा होता तो उनको पानी टंकी खुलवाने की क्या जरूरत पड़ती, उनको मेरे ऑपरेटर रखने की क्या जरूरत पड़ती और उनको ये काम करने की क्या जरूरत पड़ती? अभी एक कोर्ट में हाल फिलहाल, क्योंकि अभी ये बातें हम समाप्त करने जा रहे हैं, अभी का जो समय चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले कोर्ट में कुछ बहस हुई थी, उसमें क्या निकल कर आया था सामने? उसमें निकल के ये आया कि जो प्रबंधन इन्होंने अपने हाथ में ले लिया एक कागज के टुकड़े से, एक कागज का टुकड़ा भेजा और उन्होंने कहा कि स्मृति नगर का प्रबंधन हमारे हाथ में आ गया। वो अवैध था, विधि विपरीत था, विधि का ठीक से पालन नहीं हुआ था, इसलिए कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया और विधि का पालन करने के लिए कहा गया। उस विधि में ये लिखा है कि उनको 3 नोटिस देनी है और दावा आपत्ति मांगना है। यहाँ के जितने सदस्य हैं वो दावा आपत्ति कर देंगे, जिनको समर्थन करना होगा निगम का समर्थन करेंगे, जिनको आपत्ति करनी होगी आपत्ति करेंगे, उनको वो निराकृत करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई प्रबंधन अपने हाथ में लेने की वो कर सकते हैं। अच्छा, यदि क्योंकि निगम है, सरकार, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में वो बैठे हुए हैं, वो चाहेंगे तो हो सकता है, अगर चाह दे उस तरीके से तो वो अपने अधीनस्थ कर लें। लेकिन इसका कुछ ऐसा नहीं होगा गाइडलाइन कि इलेक्शन करवाया जाए या वोटिंग करवाई जाए? लोग किस पक्ष में रहना, निगम के पक्ष में या आपके पक्ष में? नहीं, जो नियम में व्यवस्था है वो वोटिंग की नहीं है, वो दावा आपत्ति मंगाए जाने की है। सदस्य मेरे आपत्ति करेंगे, लेकिन उसको स्वीकार करना या उसको निराकृत करना या उसको रिजेक्ट करना, ये कुल मिला के पूरी तरह से आयुक्त के हाथ में है। अच्छा। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं जितने भी आपत्ति हो जाए, जितने भी दावे हो जाएं, सारे खारिज किए जाएंगे और अंततः वो कार्रवाई वही करेंगे इसको अधिग्रहण की। और उसके बाद फिर न्यायालय ने बताया कि ये इस हमारे याचिका को उन्होंने प्रीमेच्योर बताया। प्रीमेच्योर है क्योंकि अभी वो आदेश हुआ नहीं है। जिस दिन वो आदेश होगा, क्योंकि ये जो आदेश है उसको ही निरस्त कर दिया, तो सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया गया। हाँ, तो इस आदेश को ही निरस्त कर दिया, तो हमारा रिट जो है वो प्रीमेच्योर हो गया। अब जब वो आदेश करेंगे तो मेरे पास रिट पे जाने के रास्ते खुले हैं। बातों को समाप्त करते हुए मैं आपको ये चीज़ें फिर से दिखा दिया, टेक्निकल इशू के कारण हम नहीं दिखा पाए थे, और इस तरह की खबरें हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।